ये है दार्जिलिंग का मैप। यहाँ की डेमोग्राफी देखी जाए तो मैक्सिमम इंडियन गोरखा कम्युनिटी और नेपाली स्पीकिंग इंडियंस की है। अक्सर हम हमारे देश के नेपाली भाषी लोगों को नेपाल देश से जोड़ देते हैं, पर इस रीजन में रहने वाले लोग इंडिया के नेपाली स्पीकिंग कम्युनिटी है। इसी आइडेंटिटी क्राइसिस और कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमारे देश के नेपाली भाषी लोग पिछले 116 सालों से एक लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। भारत देश में एक अलग स्टेट की लड़ाई जो शायद उनको उनके हक की पहचान दिलाने में मदद करे, और इसी हक का नाम है गोरखालैंड। 1986 दार्जिलिंग की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट ईयर, जब सुभाष घिसिंग द्वारा लेड एजिटेशन के स्टेट डिमांड की आग में लगभग 1200 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये तो सिर्फ रिलीज डेटा है, और आप जितना ज्यादा इस साल के बारे में पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको पता लगेगा कि 1200 का आंकड़ा कितना छोटा है और असल नंबर्स उससे कई ज्यादा है। ठीक उसी तरह 2007 से 2017 तक भी गोरखालैंड मूवमेंट बिमल गुरुंग के लीडरशिप में तेजी पकड़ती है, और इसका भी परिणाम होता है आम जनता की डेथ। 105 दिनों तक पूरे दार्जिलिंग रीजन में स्ट्राइक की बंदी रहती है, और इसके कारण दार्जिलिंग और उसके आसपास के रीजन्स को भारी मात्रा में इकोनॉमिक और इमोशनल लॉस होती है, और सबसे बड़ा लॉस होता है स्कूल स्टूडेंट्स को। हिस्ट्री में थोड़ा डीप जानने पे पता लगता है कि ये डिमांड 116 साल पुरानी डिमांड है। ताज्जुब की बात है ना। इस डिमांड को डिटेल में समझने के लिए हमारे वीडियो अनवेलिंग गोरखालैंड को देखें। 116 साल में भी ना ही इस डिमांड को फुलफिल किया गया और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसे परमानेंटली सेटल करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। फील्ड रिसर्च से ये पता लगता है कि अब यहाँ की जनता भी गोरखालैंड डिमांड से हो रहे लॉसेस से उब चुकी है, और यहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज भी डेवलपमेंट के नारे लगाते लगाते इस डिमांड को भुला चुकी है। तो क्या गोरखालैंड डिमांड का अंत हो गया है, या ये सिर्फ एक नए तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस वीडियो गोरखालैंड अ वैनिशिंग ड्रीम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो एक ओपिनियन बेस्ड कंटेंट है, और ये सिर्फ द कॉर्ड की टीम की ओपिनियंस ही नहीं बल्कि आम जनता के ओपिनियंस पर बेस्ड है, जिसमें दार्जिलिंग के और अन्य रीजन से जुड़े ऑथर्स, लीडर्स, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, टीचर्स, हिस्टोरियंस एंड अदर लर्नड स्कॉलर्स का भी ओपिनियन लिया गया है। इस वीडियो को पूरी तरह समझने के लिए आपको हिस्ट्री ऑफ दार्जिलिंग, हिस्ट्री ऑफ कालिम्पोंग एंड गोरखालैंड मूवमेंट के हिस्ट्री को समझना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर ही मौजूद है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गोरखालैंड डिमांड फुलफिल ना होना और उसके पीछे के स्ट्रगल्स और रीजंस को डिटेल में कुछ पॉइंटर्स के थ्रू समझाना चाहूंगी। क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो इस पॉइंट से पहले भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। गोरखालैंड से पहले इस डिमांड का नाम पहली बार पड़ा गोरखास्तान। 6 अप्रैल 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मेमोरेंडम सबमिट की जाती है। इस मेमोरेंडम में गोरखास्तान का डिमांड रखा जाता है। गोरखास्तान में दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और सिक्किम को शामिल करने की मांग रखी जाती है। हिस्ट्री को गौर से देखने पर आपको पता लगेगा कि इस समय दार्जिलिंग और कालिम्पोंग दोनों ही एब्जॉर्ब्ड एरियाज हुआ करते थे। सन 1835 में दार्जिलिंग को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सिक्किम से लीज पर लिया गया था, और तभी से इंडियन गवर्नमेंट सिक्किम के छॉगिल्स को लीज अमाउंट पे करते आ रहे थे। इसी तरह कालिम्पोंग का भी लीज अमाउंट भूटान को पे किया जाता था। सही मायनों में देखा जाए तो भूटान ने कालिम्पोंग को 2017 में पूरी तरीके से इंडिया को हैंड ओवर किया है, जिसका मतलब कुछ सालों पहले तक कालिम्पोंग का रेंटल अमाउंट भूटान को दिया जा रहा था। अब अगर जिस रीजन की डिमांड की जा रही हो और उस रीजन पर अगर सरकार का पूरा हक ना हो और वो रेंट पे ली गई हो, तो शायद कहीं ना कहीं ये भी एक कारण दिखाई देती है इस डिमांड की उस वक्त पूरा ना होने की। फाइनली 1980 के दशक में जीएनएलएफ लीडर सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में इस मूवमेंट को गोरखालैंड का नाम मिला, और घिसिंग के लीडरशिप में ही इस मूवमेंट को पहचान भी मिली। पर 1986 में सुभाष घिसिंग द्वारा किए गए एजिटेशन ने इस रीजन का नक्शा बदल कर रख दिया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। पहचान मिलने के बाद भी ये मूवमेंट क्यों सफल नहीं हो पाया? क्या उस समय के नेताओं पर एजिटेटर्स को घुटने टेकने पड़े? दरअसल उस वक्त हुआ ये कि ये एजिटेशन काफी वायलेंट बन गया था। लोग मारे गए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज डैमेज की गई, और इसके साथ गवर्नमेंट को एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल गया गोरखाओं द्वारा उठाए गए डिमांड को अनसुना करने का। The kind of movement they started, the slogans they gave caught on, although it was unrealistic according to us and bad for the country.
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस बुलवाए गए, एंटी टेररिस्ट एक्ट लागू किया गया और एजिटेटर्स को मिलिटेंट्स लेबल किया गया। अगर मूवमेंट वायलेंट हो फिर भी अगर गवर्नमेंट उस मांग को पूरी कर दे तो ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट वायलेंस को बढ़ावा दे रही है। देश में कई ऐसे डिमांड्स उभरते और सारे डिमांड्स का रिजल्ट वायलेंस ही होता। कुल मिलाकर 1986 में दार्जिलिंग पूरी तरह झुलस गया। 40 दिनों की स्ट्राइक में आम जनता को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा, पर ऑफिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया और ना ही कोई फ्रूटफुल आउटपुट सामने आई। 1986 के आंदोलन के बाद जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सेपरेट स्टेट के ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में सेमी ऑटोनॉमस बॉडी का प्रपोजल रखा गया तो सुभाष घिसिंग लेड GNLF पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और गोरखालैंड के डिमांड को ड्रॉप कर देती है। क्या सुभाष घिसिंग का ये डिसीजन उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा गलती था? DGHC दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल वही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है जो फॉर्म किया गया था 1988 में, जिसका मोटिव था गोरखा एथनिक कम्युनिटी के रीजन्स की डिमांड के सॉल्यूशंस निकालना और उनकी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। सुभाष घिसिंग के DGHC चेयरमैन बनने के बाद कई सालों तक गोरखालैंड पर कोई चर्चा हुई ही नहीं। शुरुआत से ही देखा जाए तो एजिटेशन पैचेस में दिखाई देती है, पर कोई भी मांग को पूरा करने के लिए या करवाने के लिए उसका कांस्टेंट रहना जरूरी है। गवर्नमेंट पर कांस्टेंट प्रेशर बनाना जरूरी है, जो कि इस मूवमेंट के दौरान देखने को नहीं मिली। आपकी अगर कोई डिमांड हो और उसकी वजह से जाने जा रही हो तो उसी से पता लगता है कि ये डिमांड कितना अहम है। पर अगर उस डिमांड के बदले किसी ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं डिमांड करने वालों का वीकनेस जाहिर होता दिखता है। रिसर्च करने पर पता लगता है कि इस डिमांड से जुड़ी एक डिबेट हमेशा यही रही है कि ये एक अलग स्टेट बनाए जाने के लिए दार्जिलिंग का एरिया छोटा है। अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट मिलाकर विधानसभा में 6 सीट्स हैं, जो कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, कर्सियंग, माटीगाड़ा, नक्सलबाड़ी, सिलीगुड़ी और फांसीदेवा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर लोकसभा में देखा जाए तो इस पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक ही सीट है। हाँ, ये बात अलग है कि प्रपोज्ड गोरखालैंड मैप में सिलीगुड़ी के कुछ भाग है और पूरा डोआस भी शामिल है, और अगर ऐसा होता है तो गोरखालैंड स्टेट प्रेजेंट डे सिक्किम और गोवा से बड़ा हो सकता है। मगर एक सच्चाई ये भी है कि कालिम्पोंग और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट्स ही बस ऐसे रीजन्स हैं जहां गोरखास मेजॉरिटी पॉपुलेशन में है। मगर गौर करने वाली बात ये भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में नए स्टेट्स के फॉर्मेशन को लेकर मिनिमम एरिया और पॉपुलेशन जैसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये डिबेट का भी कोई बेस नहीं। फिर भी ये एक कारण है इस डिमांड का पूरा ना होने का। सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने चैलेंज ये है कि गोरखालैंड का डिमांड वो अगर पूरा कर देते हैं तो इट वुड ओपन फ्लड गेट्स। अगर हम इसे साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि अगर ये एक मांग पूरी करके गोरखालैंड को सेपरेट किया गया तो बाकियों के भी डिमांड्स को पूरे करने होंगे, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेट स्टेट की मांग करने वाले बहुत सारे लोकल एंड ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे कि आसाम में बोडो लोगों के द्वारा उठाया गया बोडोलैंड डिमांड, मेघालय में गारो लोगों का गारो लैंड डिमांड और मिजोरम में चकमा लोगों का चकमा लैंड डिमांड, एटसेट्रा एटसेट्रा। देश भर में ऐसे बहुत सारे मांगे फिर से उठने शुरू हो सकते हैं। शायद ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट गोरखालैंड स्टेटहुड को लेकर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 की माने तो नए स्टेट के फॉर्मेशन के मामले में स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। स्टेट ज्यादा से ज्यादा बस अपनी राय रख सकती है, जिससे सेंट्रल नामंजूर भी कर सकती है। तो हर बार क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस डिमांड को अपोज करते आई है? रिसर्च करने पर तो खैर ऐसा कहीं पता ही नहीं लगता। 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार हमेशा इस इशू पर चुप्पी साधे दिखाई देती है। 6th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है एज पर विच असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑटोनॉमी प्रदान किया गया है by creating autonomous districts council within these states। 2006 के आसपास दार्जिलिंग में इस प्रोविजन की डिमांड भी तेजी पकड़ती है। इसी मुद्दे पर बिमल गुरुंग GNLF से अलग होकर अपनी नई पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा शुरू करते हैं और 6th शेड्यूल पर अपना विरोध जताते हैं। लोग उनके भाषणों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सीधा DGHC को डिसॉल्व करने की डिमांड करने लगते हैं। बंगाल सरकार तिमीसँग मेरो टोपी मिल्दैन, यो भाषा मिल्दैन, मेरो दाउरा सुरुवाल मिल्दैन,
त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई छुट्याइदिनुहोस् भन्न चाहेको हो। इसी समय बिमल गुरुङ घिसिङ के पहाड़ों में दबदबा खत्म करते हैं और गोरखाओं के नए नेता के रूप में उभरते हैं। देश में 2014 में बीजेपी की सरकार बनती है। बीजेपी 2009 से 2024 तक सेंट्रल इलेक्शंस के समय हर बार अपने इलेक्शन स्पीचेस में गोरखाओं के इश्यूज और उनके डिमांड को इम्पोर्टेंस देते नजर आती है। 2009 में जसवंत सिंह, 2014 में सुरेंद्रजीत सिंह आलूवालिया और 2019 में राजू बिस्ता गोरखाओं और उनके डिमांड्स के मुद्दों पर फोकस करते हुए ही इस रीजन के एमपी बने। हालांकि ये बात अलग है कि 2024 में किसी भी पार्टी की इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहीं भी गोरखालैंड शब्द का जिक्र नहीं दिखाई दिया गया। फिर भी बीजेपी के एमपी कैंडिडेट राजू बिस्ता लगभग सारे रीजनल पार्टीज को अपने साथ लेकर चलने में सफल रहे हैं। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट का आर्टिकल 3 के नीचे दब जाना और सेंटर के इस इशू को इलेक्शन जीतने के लिए अपना हथियार बना लेना, इसके बीच गोरखालैंड डिमांड दबी सी दिखाई देती है। चिकन नेक ऑफ इंडिया कहलाने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर का आधा हिस्सा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ज्योग्राफिकली देखा जाए तो ये कॉरिडोर अपने पूरे देश को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है। ये रीजन अपना बॉर्डर नेपाल, भूटान, चाइना और बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगर इस रीजन में कोई भी पॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन होती है तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कट ऑफ हो सकता है और इसका फायदा नेबरिंग कंट्रीज को मिल सकता है। इन सारे रीजंस के बीच शायद सेंट्रल गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश रहती होगी कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पॉलिटिकल तनाव ना हो और यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। और इवेंचुअली हमेशा यही होता है कि सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड पर कांग्रेस गवर्नमेंट चुप्पी साध लेती है और बीजेपी गवर्नमेंट हर इलेक्शन से पहले इस मुद्दे पर बात जरूर उठाती है, पर उसका कोई सल्यूशन कभी नहीं निकाल पाती। रिसर्च ये बताती है कि 1986, 2007, 2013 और 2017 में गोरखालैंड के डिमांड पर दार्जिलिंग में जितने भी एजिटेशंस हुए वो पॉलिटिकल लीडर्स के वजह से हुए। अपनी एक अलग आइडेंटिटी को लेकर जो भी सेंटिमेंट्स और इमोशंस इस रीजन के कॉमन मास के अंदर जागी है वो सेल्फ जनरेटेड नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा इन्फ्यूज्ड किया गया सेंटिमेंट है। इसी वजह से गोरखालैंड डिमांड पीपल्स मूवमेंट होते हुए भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के एक्शन और डिसीजंस पर डिपेंडेंट रही है। और एक सच्चाई ये भी है कि लोगों के दिलों में पॉलिटिकल लीडर्स के मोटिव को लेकर हमेशा से डाउट और कंफ्यूजन रही है। 6 शेड्युलको बिल जिउँदैछ, पार्लियामेन्ट चल्दैछ, हर्के, रोशन र रोहित शर्मा 3 जना क्षेत्रीय बाहुन त्यहाँ पुगिरहेको छ। भन्दैछ अरे हामी ट्राइबलको कुरा गर्नु गएको, सुभाष घिसिङले ट्राइबलको कुरा गरेर यो 3 जना ट्राइबलको कुरा गर्नु गएको त मिल्दैछ। पारी स्याल कराउँदैछ, वरी बाख्रा हराउँदैछ। सुभाष घिसिङ के नेतृत्व में चला एजिटेशन सेमी ऑटोनॉमस बॉडी यानी फॉर्मेशन ऑफ डीजीएचसी के साथ खत्म हुआ और बिमल गुरुङ के नेतृत्व में चला गया एजिटेशन भी एक सेमी ऑटोनॉमस सोल्यूशन जीटीए गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन में आकर खत्म हो गया। यहाँ तक कि 2017 में जो मैसिव मूवमेंट चला वो भी 105 दिनों के स्ट्राइक के बाद फिर से सेमी ऑटोनॉमस बॉडी जीटीए 2 में जाकर खत्म हुआ। कोई भी लीडर हो, उनके मोटिव इस मामले में क्वेश्चनेबल दिखाई देते हैं और ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है जिसने मूवमेंट को लंबे समय तक सही डायरेक्शन पे चलने नहीं दिया। 2017 की गोरखालैंड एजिटेशन को दूसरा इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है और उस मूवमेंट में 105 दिनों की स्ट्राइक के बाद भी मूवमेंट का सफल ना हो पाना एक हैरान करने वाली बात है। पर रिपोर्ट्स बताती है कि ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी चल ही नहीं पाया क्योंकि नेतृत्व करने वाला कोई था ही नहीं। स्टेट द्वारा लगाए चार्जेस और अरेस्ट वारंट से बचने के लिए जीटीए चीफ बिमल गुरुङ को मूवमेंट के इनिशियल स्टेजेस में ही अंडरग्राउंड होना पड़ा। यहाँ के लोग अपने ही तरीके से मूवमेंट को चलाते गए, स्ट्राइक को लंबा खींचते गए, बस इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी सेंटर से कोई रिस्पॉन्स आएगा, कभी कोई स्टेप लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इसी के साथ लोग लेट डाउन हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट पर से लोगों का भरोसा उठ गया और एजिटेशन को खत्म करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन उनके पास बचा ही नहीं। रिसर्च से ये भी पता लगता है कि गोरखालैंड मूवमेंट सफल ना होने का एक मुख्य कारण रहा है इंडियन गोरखा कम्युनिटी के लोगों में एकता ना होना और इसका सबसे बड़ा कारण है रेजिस्टेंस फ्रॉम द स्टेट। वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट गोरखालैंड फॉर्मेशन पर हमेशा ही विरोध करती आई है। जब जब दार्जिलिंग में गोरखालैंड की मांगे उठती है तब एजिटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए स्टेट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाया है। एंड गेस व्हाट, स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन सक्सेसफुल सो फार और ये भी वजह हो सकती है
है कि दिस डिमांड इज लॉस्ट इन अ लिम्बो। बट डेवलपमेंट बोर्ड्स के नाम पर लोगों को कास्ट वाइज डिवाइड करना हो या मूवमेंट लीडर्स को एजिटेशन के दौरान अपने तरफ करने का, बंगाल गवर्नमेंट हैज बीन सक्सेसफुल इन सप्रेसिंग द गोरखालैंड मूवमेंट। गोरखालैंड डिमांड और इससे जुड़े सारे एजिटेशन के बीच इस रीजन में एक और डिमांड है जो अंदर ही अंदर पक रही है, और वो है नॉर्थ बंगाल को बाकी बंगाल रीजन से सेपरेट करने का डिमांड। हालांकि इस पर कुछ डेवलपमेंट अभी तक देखने को नहीं मिली, मगर पिछले साल से ये डिमांड चर्चा में जरूर आ रहा है। 2023 में नॉर्थ बंगाल के 9 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि गोरखास, राजवंशीज और बाकी ट्राइबल ग्रुप्स ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट भी बनाया ताकि नॉर्थ बंगाल एज अ सेपरेट स्टेट की डिमांड को आगे बढ़ाया जा सके। टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी इस फ्रंट में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, कामतापुर पीपल्स पार्टी, ग्रेटर कूच बिहार पीपल एसोसिएशन जैसे मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल है। अब अगर समय के साथ ये डिमांड मोमेंटम पकड़ लेती है तो हो सकता है कि गोरखालैंड स्टेटहुड डिमांड पर हमेशा के लिए ही एक फुल स्टॉप लग जाए। अगर नैरेटिव की ही बात करें तो क्या दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट्स के रीजन को सिक्किम के साथ मर्ज नहीं किया जा सकता? दार्जिलिंग हिल्स तो वैसे भी पहले सिक्किम का ही हिस्सा हुआ करता था, मगर ये तब की बात है जब सिक्किम एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में एग्जिस्ट करता था। अभी भी देखें तो सिक्किम और दार्जिलिंग रीजन के लोग कॉमन कल्चर और लैंग्वेज शेयर करते हैं। सो व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? 2021 में गोरखा राष्ट्र कांग्रेस ने जब दार्जिलिंग एंड सिक्किम मर्जर को लेकर कॉन्वर्सेशन शुरू की तो सिक्किम के लीडर्स और जनता ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि गोरखालैंड मूवमेंट को लेकर उनका सपोर्ट हमेशा रहेगा, लेकिन ये मर्जर होना पॉसिबल नहीं है। इस विरोध का सबसे बड़ा कारण था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल 371F जो कि सिक्किम के डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करती है। और अगर दार्जिलिंग का सिक्किम के साथ मर्जर होता तो ये आर्टिकल 371F को डाइल्यूट हो जाने का खतरा हो सकता है, जो कि सिक्किम कभी नहीं चाहेंगी। इस मर्जर को सिर्फ सिक्किम ने ही नहीं बल्कि गोरखा लीडर्स द्वारा भी अपोज किया जा चुका है। मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी एक अहम सवाल, इस गोरखालैंड डिमांड ऑलरेडी अ लॉस्ट कॉज? क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के दौरान किसी भी नेता ने गोरखालैंड को लेकर कोई भी मुद्दा सामने नहीं रखा। अगर सेपरेट स्टेट डिमांड का मुद्दा रखा गया तो वो सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन्ना राय के द्वारा। इलेक्शंस के रिजल्ट क्या होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, मगर गोरखालैंड इशू को लेकर लीडर्स और पब्लिक के बीच एक वैक्यूम क्रिएट जरूर हुआ है। ना यहाँ की जनता अपने लीडर्स से गोरखालैंड की उम्मीद रखती है और ना ही नेता गोरखालैंड शब्द बोलने की हिम्मत कर पा रहे हैं, क्योंकि थ्रू द कोर्स ऑफ टाइम गोरखालैंड को लेकर यहाँ के लीडर्स ने जितने भी सपने दिखाए वो पूरे करने में सारे ही नाकामयाब रहे हैं। क्रोनोलॉजिकली जिस पॉइंट के बारे में मैं बात कर रही थी वो ये है, प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे लगाई हुई एफर्ट्स एक सेपरेट आइडेंटिटी के लिए। हालांकि ये बात अलग है कि इससे गोरखालैंड का नाम 1980 में मिला। सन 1909 में तब की एक बुद्धिजीवी वर्ग की एक क्लब हिल्समैन एसोसिएशन द्वारा दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बनाने की मांग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से की जाती है। ये रिफॉर्म जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन था जो ब्रिटिश इंडिया के रूल में भारतीयों की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाता था। उस वक्त ये डिमांड इस आधार पर रखी जाती है कि दार्जिलिंग लिंग्विस्टिकली और कल्चरली बंगाल प्रोविंस से काफी अलग है। इस मांग को पूरा करने के लिए 1917 में गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को एक मेमोरेंडम सबमिट की जाती है। 1929 में ये डिमांड साइमन कमीशन के सामने भी पेश की जाती है, जिनका काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उसमें नेसेसरी सुधार करना। इसी तरह देश के आजाद होने तक इस एसोसिएशन द्वारा काफी कोशिशें की जाती हैं। देश 1947 में आजाद होता है और फिर देश के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने पसंदीदा रीजन दार्जिलिंग को भी छोड़ना पड़ता है। इंडिपेंडेंस के बाद इस रीजन को बंगाल से मिला दिया जाता है। फिर भी अंदर ही अंदर एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन और एक अलग राज्य की डिमांड सुलगती रहती है, बल्कि और इंटेंस बनती जाती है। हिल्समैन एसोसिएशन जो कि एक एथनिकली हेट्रोजेनियस ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें नेपाली, लेपचा एंड भुटिया लोग शामिल थे और जो बनाया गया था उनके सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। क्या कारण रहा होगा कि इतनी कोशिशों के बावजूद लगभग 40 सालों तक हिल्समैन एसोसिएशन की हर कोशिश नाकामयाब रही? देखा जाए तो दार्जिलिंग हिल्समैन एसोसिएशन एक छोटी सी एसोसिएशन थी जिसमें कुछ लर्नेड और अफ्लुएंट लोग थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हिल्समैन एसोसिएशन इस डिमांड को मास तक या कॉमन पीपल तक पहुंचाने में नाकामयाब रही
और ये डिमांड सिर्फ एसोसिएशन के कुछ सिलेक्टेड लोगों के दिमाग और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस के टेबल तक ही सीमित रह गई। तो यही कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण गोरखालैंड स्टेटहुड डिमांड इज स्टिल एन अनफुलफिल्ड डिमांड, जबकि ये 100 सालों से भी पुरानी डिमांड है। मैं हो सकते हैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये किसी किताब में लिखी फैक्ट्स नहीं बल्कि लोगों के ओपिनियंस है। मगर हम सब इस सच्चाई से भी वाकिफ है कि हमारे देश में पॉलिटिक्स हमेशा ही आम लोगों की समझ से बाहर रही है। आम जनता अपने ओपिनियंस बस उसी आधार पर बनाते हैं जो उन्हें दिखता है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि पॉलिटिक्स का ज्यादातर पहलू आम जनता तक कभी पहुंच ही नहीं पाती है। हो सकता है ऐसी कई सारी और भी वजह रही हो जो हमसे इस वीडियो में छूट गई हो। उन सारे पॉइंट्स का हम अपने कमेंट्स बॉक्स में इंतजार करेंगे। अगर आपको हमारी कंटेंट अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।